नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, या जिसे हम कब्ज़ कहते हैं और आयुर्वेद में इसे हम विबंध के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, और इसके क्या कारण हैं, कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है कब्ज़ के लिए। उसके बाद हम कब्ज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे कि अगर हम कब्ज़ से ग्रसित हैं तो हमें कब्ज़ की वजह से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और आखिर में हम इसकी जो है सफल इलाज या ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? इनएबिलिटी टू कंप्लीटली इवैक्यूएट द बाउल्स और पासिंग वेरी हार्ड स्टूल। तो इसका मतलब है कि अगर हम शौच के लिए जाते हैं और हमें बहुत सख्त हार्ड स्टूल्स हम पास करते हैं, बहुत ही सख्त लैट्रिन हमें आती है, या फिर हमें लैट्रिन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमें पूरे तरीके से जो है पेट साफ़ नहीं हुआ है, या हम टॉयलेट में जो है ज़्यादा देर अपना बैठे रहते हैं, या हमें लैट्रिन करने के लिए बार बार स्ट्रेन करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, या हमें बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है दिन में जब भी हम कुछ खाते हैं और लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद या हमें बिल्कुल लैट्रिन आती ही नहीं है, हम 1 दिन 2 दिन या 3 दिन छोड़ के लैट्रिन करते हैं, तो इसे हम कब्ज़ कहते हैं। अब हम कैसे अपने आप को डायग्नोज करें कि हम कब्ज़ नाम की बीमारी से ग्रसित हैं? अगर जो मैंने ये लक्षण बताए हैं, हमें 1 हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा अगर ये लक्षण आते हैं, तो आप ये अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ होती है। तो आज की डेट में सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा अपना अनहेल्दी और इनकरेक्ट जो लाइफस्टाइल है, और जो हमारी पुअर अपना ईटिंग हैबिट्स हैं या पुअर ईटिंग हमारे पैटर्न्स जो हैं, है ना, तो इसकी वजह से हमें कब्ज़ हो जाती है। जैसे कि आजकल हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, मैदे से बनी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, या आजकल हम अल्कोहल जो है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, टाइमली हम अपना फूड कंज्यूम नहीं करते, मील्स नहीं लेते, तो इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरा जो कारण है कि अगर हम अपनी डाइट में फाइबर कम लेते हैं, है ना, अगर हम जंक फूड खाएंगे डेफिनेटली फाइबर कम जाएगा, उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर हम आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपना चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपना टी और कॉफ़ी की कंजम्पशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। पानी अगर हम हमारा बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है अपना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कम लेते हैं, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नॉर्मली गर्मियों के मौसम में हमें जो है कम से कम 12-13 ग्लास जो है पानी जो है पीने चाहिए, हाँ। और हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं जो बताते हैं कि 3-4 ग्लास बस पानी पीते हैं, तो ये नेचुरल है कि वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो कॉन्स्टिपेशन जो है कर सकता है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हो, आप बिल्कुल भी फिज़िकल वर्क नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, है ना, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके बाद आपको जब आप वेगों का धारण करते हो, आयुर्वेद में कहा है, जब आपको अर्ज है स्टूल पास करने की और आप लेकिन उसे रोक के रखते हो, किसी कारण से पास नहीं करते, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। हमारे जो डेली रूटीन है उनमें बहुत सारे बदलावों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जैसे कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं वो जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, है ना, इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस की वजह से जो है हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एजिंग की वजह से बुज़ुर्ग जो होते हैं, 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। आजकल हम बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपना ओवर द काउंटर बहुत सारे हम पेन किलर्स लेके खाते हैं अपना बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, एंटासिड्स लेते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जैसे एंटीहिस्टामाइंस हैं, बहुत सारे आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं। जो लोग ज़्यादा डायूरेटिक्स ले रहे हैं,
डायूरेटिक मतलब वो दवाइयाँ जिनकी वजह से हमें पेशाब ज़्यादा आता है, उसके कारण भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी प्रेग्नेंट वुमेंस में कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि IBS, इरिटेबल जो है बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जिसमें बार बार जो है आप लैट्रिन जाते हैं, कुछ भी खाते हैं आपको लैट्रिन आ जाती है ना। इसके बाद डाइवर्टिकुलोसिस एक कंडीशन है जिसमें हमारी बड़ी आंत या कोलोन के निचले हिस्से में जो हैं पाउचेस बन जाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में जो है कॉन्स्टिपेशन देखी जाती है। एनल फिशर है ना। क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स जो हैं इनमें कॉन्स्टिपेशन होती है। हमारे कोलोन का या रेक्टल का कैंसर अगर हो जाए उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अब ये जो सारे कारण हैं इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारी जो बड़ी आंत है इसके जो मसल्स जो हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शनिंग नहीं करते। हमारी जो पेरिस्टालसिस है या हमारे उनके कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं मसल्स के, हमारी अंतड़ियों के कॉन्ट्रैक्शंस वो स्लो हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद क्या कहता है कॉन्स्टिपेशन? आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के जो हैं जिसे हम विबंध भी कहते हैं, आयुर्वेद को हम कब्ज़ के लिए विबंध जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं, विबंध कहते हैं। 2 कारण बताए हैं। सबसे पहले अग्निमांद। अग्निमांद का मतलब है हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाती है, वो कम हो जाती है ना, हमें उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरा कारण जो है हमारे जो शरीर में जो वात दोष है, बेसिकली ये क्या करता है हमारी मूवमेंट्स की और जो हमारी जो शरीर में वेस्ट पैदा होता है उसकी एलिमिनेशन को जो है शरीर से मल को बाहर निकालने का जो है उसको अपना प्रोसेस को अपना गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। अब वात दोष का अगर प्रकोप हो जाता है किन्हीं कारणों से, उनमें दुष्टि पैदा हो जाती है, ख़ास तौर पे अपान वायु है ना, जो मल निष्कासन में जो है सहायक होता है। वात के 5 प्रकार हैं, 5 तरह की वायु आयुर्वेद में बताई गई है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो इसमें से अपान वायु जो है वो मल के निष्कासन का काम करती है, हमारे शरीर में से अपना मलों को बाहर निकालने का। इनमें बहुत सारे ऐसे वात प्रकोपक कारण होते हैं। अगर जैसे कि अगर हम रूखा सूखा, आयुर्वेद में कहा है कि खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, ताज़ा खाना नहीं खाते हैं है ना, और हम पानी कम पीते हैं, हम धूप में काम ज़्यादा करते हैं, या हम फिज़िकली जो हैं इनएक्टिव हैं है ना, तो मतलब कि प्राणायाम नहीं माफ़ कीजिएगा, व्यायाम जो है हम नहीं करते हैं, या प्राणायाम से भी हमें जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी की। तो ये क्रियाएं अगर नहीं करते हैं तो हमें वात के प्रकोप की वजह से जो है कब्ज़ का शिकार या विबंध का शिकार होना पड़ सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन से क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, अगर कोई कब्ज़ का शिकार है और वो अपने कब्ज़ का इलाज नहीं करवाता, तो उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको अभी अभी कब्ज़ हुई है, आप उसका इलाज नहीं करवा रहे, आपका पहले हाजमा दुरुस्त था, तो आप इनडाइजेशन के शिकार हो सकते हैं। आपका पेट जो है वो फूल जाएगा, ब्लोटिंग सेंसेशन होगी, फ्लैटुलेंस होगा, इनडाइजेशन होगा, बदहज़मी हो जाएगी है ना, आपकी जो है एनर्जी लेवल्स जो हैं उसकी वजह से कम हो जाएंगे, हेडेक हो सकता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं, आपके मुंह में जो है छाले हो सकते हैं, आपके मुख से जो है वो दुर्गंध जो है वो आ सकती है। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बिगड़ती जाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन और सवेयर होती है, तो इससे बढ़कर आपको पाइल्स या बवासीर हो सकती है, एनल फिशर हो सकते हैं। एनल फिशर जो होता है, हमारे एनस पे जो है कट्स लग जाते हैं हार्ड स्टूल पास करने की वजह से है ना। रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, हमारी गुदा जो है अपना बाहर की तरफ आ जाती है ना, या जिसे हम आयुर्वेद में गुद भ्रंश भी कहते हैं। हर्निया हो सकते हैं, आप बार बार कब्ज़ की वजह से स्ट्रेन करते हो, आपको इन्ग्वाइनल हर्निया हो सकता है। स्पास्टिक कोलाइटिस, आपकी जो बड़ी आंत है या कोलोन है उसमें सूजन पैदा हो सकती है, आपके पेट में दर्द रह सकता है ना। अगर आप बार बार एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करते हैं, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्या होता है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करने की वजह से और भी भयंकर प्रॉब्लम्स जैसे कि कार्डियक इस्चीमिया, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक जिसे हम TIA कहते हैं, या सिनकोप में आप एकदम से बेहोश हो जाते हैं, ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। कई बार हम सुनते हैं कि फ़लाना अपना लेटरिन करने के लिए टॉयलेट में गया और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया, या वहाँ पे उसको हार्ट अटैक आ गया, छाती में दर्द हो गया, तो वो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से जो है हो सकती है।
तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का क्या इलाज, कैसे इलाज कर सकते हैं सफलतापूर्वक, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है सबसे पहले कि निदान परिवर्जन, जिस कारण से हमें किसी रोग की उत्पत्ति हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, उन्हीं कारणों को हमें छोड़ देना चाहिए, उसके विपरीत हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना व्यतीत कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी अपना जो है कीजिए, हेल्दी हैबिट्स आप अपना जो है अडॉप्ट करिए। उसके बाद कुछ हेल्दी डाइटरी चेंजेस आप लाइए। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो आप जो है फ्रेश फूड अपना खाइए, घर का ताज़ा खाना बना हुआ, जिसमें आप फलाहार खाएंगे, फलों का सेवन करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करेंगे, आप चोकर मिला हुआ आटा जो है उसका सेवन करेंगे, आप छिलके वाली जो है दालें खाएंगे, पानी ज़्यादा आप पिएंगे। अगर आप कब्ज़ के शिकार हैं तो आपको गुनगुना पानी लेना है। गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप सैलेड खाइए अपना, है ना, रफेज, फाइबर की कमी की वजह से होता है, तो आप अगर सैलेड खाएंगे आपको फाइबर मिलेगा, है ना। चोकर वाला आटा खाएंगे, फाइबर मिलेगा। आप टी कॉफ़ी जो है उसका जो इनटेक आप कम कीजिए। आप अपने खाने में, अगर आपकी आंतों में खुश्की है, आपको हार्ड स्टूल पास करते हैं, तो अपना घी जो है उसको ऐड कीजिए। देसी घी हमें खाना चाहिए। देसी घी कभी भी अनहेल्दी नहीं है और आज भी देसी घी आपके लिए हेल्दी है। ऑर्गेनिक ऑयल्स का जो है हमें जो है यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत ही पानी से करनी चाहिए। मल शुद्धि के बाद हमें 1 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। आप उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, नींबू का रस मिलाकर पानी पीजिए। खाने से पहले जो हैं आप सूप्स लीजिए, वेजिटेबल सूप्स हैं, तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्पफुल होंगे। इसके बाद आपको जो है टाइमली जो है खाना खाना है। अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं, आपको फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। आप अगर बहुत हैवी मील कर लिया है तो उसके बाद भी आप वॉक कीजिए, है ना, योगा कीजिए, योगासन्स कीजिए। बड़े सारे योगासन्स बताए गए हैं आयुर्वेद में, जैसे कि अपना ये भुजंग आसन है, अपना त्रिकोण आसन है, पवन मुक्त आसन है, वज्रासन है। खाने के बाद हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, है ना। उसके बाद हमें अपनी जो नींद जो है वो पूरी 8 घंटे की लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो होगा ही नहीं। हमें जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, है ना, भागम भाग नहीं करना है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया है कि हमें अभ्यंग करना चाहिए, शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने पेट पर आप सरसों का तेल लेके रोज़ाना अपने पेट पे सरसों के तेल की मालिश कीजिए। या आप रात को सोने से पहले एक अपना फाहा कॉटन का रुई का लेंगे, थोड़ी सी कॉटन, उसको सरसों के तेल में डिप करके अपने नाभि में रख के आप सोइए, है ना। तो अगर आप अपनी सरसों के तेल से एब्डोमेन की मसाज करते हैं, उससे भी आपकी पेरिस्टाल्सिस जो हैं बढ़ती हैं। आपके जो कोलोन है, आपके जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इन सब में जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं बढ़ती हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। इसके बावजूद भी अगर आप भयंकर रूप से जो हैं कब्ज़ के शिकार हैं, तो आपका जो है, हम आयुर्वेद में पंचकर्म जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। हम आपको विरेचन जो है कर्म करते हैं, वस्ती कर्म करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड कुछ क्वाथ होते हैं या ऑयल्स होते हैं, उनके अनीमा आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस की, कुछ अपना होम रेमेडीज़ की, जिसकी इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत हद तक कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहता हूं कि आप रात को 1 गिलास दूध लेंगे, उसमें 1 चम्मच शक्कर का मिलाएंगे और 1 चम्मच देसी घी का मिलाएंगे। इसका सेवन करना शुरू कीजिए, आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक और जो है घरेलू नुस्खा बताता हूँ कि आप लेंगे जीरा लेंगे बराबर की मात्रा में, सौंफ लेंगे और अजवाइन लेंगे। इनको भून लेंगे और आधा चम्मच इसका रात को खाने के बाद सोने से पहले थोड़ा सा 3-4 चुटकी काला नमक मिलाकर आप लेंगे गुनगुने पानी के साथ, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अंजीर जो है, अंजीर को गर्म पानी में भिगोकर उसका सेवन कीजिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप मुलेठी सबको पता है, आप खांसी में, गले के में खराश के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए मुलेठी यूज़ करते हैं, लेकिन मुलेठी जो है
एक जो है माइल्ड लेग्जेटिव भी है। आधा चम्मच मुलेठी का अगर आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी से लेते हैं, उससे भी आपको मल शुद्धि जो है हो जाएगी। इसके बाद कुछ जो हैं अपना हर्बल फॉर्मुलेशंस जो सबसे पॉपुलर है, सबसे जो है अपना सभी जानते हैं इसको, त्रिफला का चूर्ण। ये 3 फलों से बना है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला के चूर्ण 1 चम्मच रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी से लीजिए, आप में मल शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद आपका अगर हाजमा कमज़ोर है, उसको दुरुस्त करने के लिए सुकुमार घृत आयुर्वेद में आता है, 1 चम्मच उसका दूध के साथ लेंगे आप। अगर आपकी आंतों में ज़्यादा खुश्की है ना, और आपको बहुत सख्त मल आता है, तो आप 2 दिन छोड़ के एरंड तेल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच एरंड तेल के 1 गिलास दूध के साथ। अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप दशमूल का क्वाथ ले सकते हैं, है ना। और आयुर्वेद में अभ्यारिष्ट बताया गया है, अभ्यारिष्ट के आप 4 से 5 चम्मच बराबर का पानी मिला के खाना खाने के बाद लीजिए। ये भी आपको पेट को साफ़ करने में जो है बहुत मदद करेगा। अगर आप बार बार लेटरिन जाते हैं तो आप ईसबगोल का सेवन कीजिए, 3 चम्मच ईसबगोल के रात को 1 गिलास पानी के साथ, इससे भी आपका पेट जो है साफ़ हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपना परामर्श कीजिए और उनसे अपना इलाज करवाइए। आशा करता हूँ आज का आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर से आप सबसे मैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।